हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट के बारे में देखेंगे। देखो, इससे पहले हम राजस्थान में कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट हुए, जैसे भगत मूवमेंट हुआ, एकी मूवमेंट हुआ, वो दोनों तो ट्राइबल मूवमेंट थे। उसके बाद में हमने देखा कि पीजेंट मूवमेंट्स क्यों राजस्थान में स्टार्ट हुए, उसके कारण को हमने देखा। और आज हम बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट जो भीलवाड़ा में हुआ था, वर्तमान में जो भीलवाड़ा जिला है वहां पर है बिजोलिया, उस पीजेंट मूवमेंट को हम देखेंगे। राजस्थान में जो भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए उसमें जो सबसे अग्रणी है, सबसे पायोनियर जो है, वो बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन वर फ्रॉम धाकर कास्ट। ज्यादातर इस क्षेत्र की, बिजोलिया जो एरिया है भीलवाड़ा में, वहां पर जो ज्यादातर किसान थे वो धाकर जाति के थे, धाकर कास्ट के थे। तो देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिजोलिया में ज्यादातर मेजोरिटी में कौन सी कास्ट थी, तो धाकड़ कास्ट थी। ठीक है, और बिजोलिया कहाँ गिरता है? भीलवाड़ा में गिरता है। इन 1894 एडी टिल द टाइम ऑफ डेथ ऑफ राव गोविंद दास ऑफ बिजोलिया, बिजोलिया के जो राव गोविंद दास की जब डेथ हुई 1894 में, तब तक द फार्मर्स वाज नॉट इन एक्सट्रीम अपोजिशन ऑफ जागीरदार, बट इन 1894 एडी द न्यूली अपॉइंटेड जागीरदार कृष्णा सिंह, जिसका नाम था किशन सिंह के नाम से भी जिसको जाना जाता है, इंट्रोड्यूस्ड सेवरल चेंजेस इन ठिकाना, ठिकाना मतलब एस्टेट, एंड जागीर एंसेस्टर पॉलिसीज। देखो, 1894 तक जो बिजोलिया वाला एरिया है वहां पर धाकड़ जाति के लोग रहते थे और उनको अपने जागीरदार से कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं थी। जैसे ही राव गोविंद दास वहां का जागीरदार था, उसकी डेथ होती है, उसके बाद में नया जागीरदार बनता है जिसका नाम है कृष्णा सिंह या किशन सिंह। वो अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस कर देता है, परिवर्तन कर देता है। देखो, हम ये देख चुके हैं कि राजस्थान में जो व्यवस्था थी वो फ्यूडलिस्टिक व्यवस्था थी, और ये जो फ्यूडलिस्टिक व्यवस्था थी वो 3 टियर में थी। सबसे ऊपर राजा आते थे, फिर उसके नीचे जागीरदार आते थे, और फिर आते थे फार्मर्स। ठीक है। In his time, around 87% of the income of the farmers were taken away by the जागीरदार through 84 taxes and revenues। 84 प्रकार के टैक्सेज लगा दिए नए जागीरदार कृष्णा सिंह ने, और इस 84 प्रकार के टैक्सेज के थ्रू जितनी, मान लो 100 मन उनके पास में गेहूं है, 100 मन उनके यहाँ अनाज हुआ, तो उस 100 मन में से 87 मन तो कौन ले जाते थे? जागीरदार ही ले जाते थे। बचता कितना था किसानों के पास में? 13 मन। ये हमने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। मतलब जितना भी उनकी इनकम होती थी उसकी 87% जागीरदार ले जाते थे। 1897 में क्या होता है, जैसे ही गंगाराम धाकड़ के पिता की डेथ होती है, तो जो गिरधरपुर एक विलेज है, वहां पर बहुत सारे किसान अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, अपने जो भी दुख हैं वो महाराणा, मेवाड़ के महाराणा वहां तक अपनी कंडीशन के बारे में अवेयर करते हैं 1897 में। 1894 से स्टार्ट होता है, 1897 में। जैसे ही महाराणा इन सबको सुनता है, महाराणा क्या करता है, एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर जिसका नाम है हामिद हुसैन, वो इन किसानों की जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उनको सुनने के लिए, और बेगार से संबंधित जो भी, बेगार क्या था? बेगार हमने देखो डिस्कस किया था कि फोर्सफुल आपको दबाव डाल करके आपको बोला जाए कि आपको मजदूरी करनी है, आपको लेबरिंग का काम करना है, तो वो होता है बेगार। तो ये जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी कष्ट थे किसानों के, उन सबको सोचने के लिए, उन सबको देखने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया मेवाड़ के महाराणा ने। हामिद हुसैन रिपोर्टेड अगेंस्ट द एस्टेट इन महकमा खास बट विदाउट एनी रिजल्ट। हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट दी और वहां की जो एस्टेट है, जो जागीरदारी थी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दी, उसमें बताया, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। द स्टेट इंस्ट्रक्टेड द एस्टेट टू रिड्यूस मेरीली 1 or 2 टैक्सेज। जो स्टेट है, मेवाड़ का महाराणा है, जब वो रिपोर्ट देखता है तो वो एस्टेट मतलब वहां के जागीरदार को बोलता है कि आप 1 या 2 टैक्स कम कर दो। दिस इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ राव कृष्णा सिंह। अब जब किसान सीधी अपनी प्रॉब्लम लेकर राजा के पास चले गए और राजा ने भी जब उसका कोई ढंग से आंसर नहीं दिया, तो जो वहां का जागीरदार था ना, राव कृष्णा सिंह, उसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया कि जाओ, अब कहां जाओगे, राजा के पास चले गए, राजा ने तुम्हारी सुनी ही नहीं। The situation of Bijolia farmers was already miserable. Miserable मतलब दयनीय, due to various types of taxes and severe famine, छप्पन या अकाल।
1899 एडी से 1900 एडी तक ये छप्पनिया अकाल पड़ा था। सन चल रहा था 1899, लेकिन छप्पनिया क्यों बोला गया? देखो, हम पहले भी हिस्ट्री जब हमने स्टार्ट की थी तब हम देखा था कि जब नॉर्मल जो समय चल रहा है उससे 57 वर्ष आगे चलता है विक्रम संवत। मतलब अब 2021 चल रहा है तो उससे 57 साल आगे मान लो। अगर आपसे कोई पूछे कि विक्रम संवत इस समय कौन सा चल रहा है तो आप उसमें 57 साल ऐड कर लो, ठीक है। अब क्या हुआ, विक्रम संवत 57 साल आगे चल रहा था तो 1899 सन चल रहा था, 1899 उसमें पड़ा था अकाल, उसमें 57 साल ऐड कर लो तो हो गया 1956। तो 1956 विक्रम संवत था और उसी की वजह से इस अकाल को बोला गया था छप्पनिया अकाल, ठीक है। देखो, पहले ही किसानों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस थे और जब ये अकाल पड़ा, इसकी वजह से सूखा पड़ा, इसकी वजह से किसानों की हालत और भी ज्यादा दयनीय हो गई। अब इसके बाद में जो राव कृष्णा सिंह था उसने एक नया टैक्स और लगा दिया जिसका नाम था चौरी टैक्स, और ये लगाया 1903 में किसानों के ऊपर। इस टैक्स के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपए जमा करवाने होते थे। कहां पर? एस्टेट ट्रेजरी में। जब किसी की भी बेटी की शादी होती थी, कृष्णा सिंह की बेटी की शादी है तो उसके ऊपर सारे किसान 5-5 रुपए ट्रेजरी में जमा करवाएंगे। तो देखो, चौरी टैक्स वाज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बर्डन ऑन द रेजिडेंट्स ऑफ बिजोलिया। बिजोलिया के जो किसान थे उनके ऊपर एक तरीके का जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन तो था ही, बट ऑल्सो एक्सट्रीमली ऑफेंसिव फ्रॉम सोशल व्यू पॉइंट। लेकिन अगर सोसाइटी की नजर से, सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज्यादा अपराधपूर्ण था। पहले उनकी हालत खराब है, आपने एक टैक्स और इंट्रोड्यूस कर दिया। The farmers opposed this tax peacefully and did not get their daughters marriage for 2 years. Farmers ने इस टैक्स का क्या किया? विरोध किया और अपनी बेटियों की शादी 2 साल तक नहीं की, टाल दी उन्होंने अपनी बेटियों की शादी। देखो, चौरी टैक्स इंपोर्टेंट हो जाता है, 1903 में इम्पोज किया गया था। और क्या होता है, बेटियों की शादी के ऊपर 5 रुपए जमा करवाने होते थे ट्रेजरी में, इसलिए चौरी टैक्स इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब किसान ने जब इसका विरोध किया तो राव ने क्या किया? चौरी टैक्स को हटा दिया। चौरी टैक्स को तो हटा दिया, 2/5 पार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ लीव ऑफ द एस्टेट एंड स्टॉप सेंडिंग आर्म्ड मैन अलोंग विद द अल्हाकार हु यूज्ड टू कलेक्ट द प्रोड्यूस। क्या किया उन्होंने? 2/5 जो प्रोड्यूस था, प्रोड्यूस का जो पार्ट होता था वो कलेक्ट करने के लिए पहले सेना के साथ में, मतलब वेपन्स के साथ में लोग भेजते थे। ये प्रोड्यूस का जो भी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, उस कलेक्ट को बोलते थे कूता प्रथा। कूता प्रथा क्या होती है? जब आपका प्रोडक्ट है उसका पार्ट, मतलब उससे मनी नहीं लिया जाए और आपका जो मतलब पार्ट है वो ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं कूता प्रथा। तो लोग भेजते थे, इसको मना कर दिया कृष्णा सिंह ने। 1906 में नए जागीरदार बने पृथ्वी सिंह, बिजोलिया के नए जागीरदार बनते हैं। उन्होंने ना सिर्फ जो पहले से एग्जिस्टिंग ओल्ड कंसेशन है ना सिर्फ उनको खत्म किया, बट ऑल्सो इम्पोज्ड ए न्यू टैक्स तलवार बंधाई ऑन इट सब्जेक्ट। मतलब पहले जो चल रहे थे टैक्स उनको तो रेगुलर किया ही और एक नया टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई। चौरी टैक्स किसने लगाया था? कृष्णा सिंह जागीरदार ने। और तलवार बंधाई किसने लगाया? पृथ्वी सिंह जागीरदार ने। ध्यान रखना है, चौरी टैक्स 1903 में लगाया था और तलवार बंधाई टैक्स 1906 में लगाया था। पृथ्वी सिंह का जब शासनकाल चलता रहता है तो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज्यादा हाइट पर पहुंच जाती है। 1913 एडी में साधु सीताराम दास, फतेह करण चरण, ब्रह्मदेव, ये सब कुछ इनके अंडर किसान इकट्ठा होते हैं। फार्मर्स रिफ्यूज कर देते हैं कि हम जागीर में जो भी खेत है उनको हम जोतेंगे ही नहीं, और इस वजह से उस साल जो जागीरदारी है, जो जागीर में जो खेती है वो अनकल्टिवेटेड रह जाती है। इससे जो वहां की जो जागीर थी बिजोलिया की, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि किसानों का वो एक कलेक्शन जो कलेक्ट करते थे वो पहुंच ही नहीं पाया जागीरदारों के बीच में, पास में, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर कुछ उगाया ही नहीं, उगाएंगे ही नहीं तो देंगे कहां से। इस सब की वजह से ये सब कुछ जो किया गया ना, द एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन कमिटेड बाय ठाकुर इंक्रीज्ड, जो जागीरदार थे उनके द्वारा जो अत्याचार है वो और ज्यादा बढ़ गई। फतेहकरण और ब्रह्मदेव इन सब से डर जाते हैं और वो बिजोलिया को छोड़ देते हैं, ठीक है। साधु सीताराम दास वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जॉब इन द लाइब्रेरी। जो साधु सीताराम दास को डिप्राइव हो जाता है, उसकी जो जॉब थी उससे उनको वंचित कर दिया जाता है।
अब इन सब के बाद में साधु सीताराम जो दास है वो विजय सिंह पथिक को इस मूवमेंट को लीड करने के लिए 1917 में हरियाली अमावस्या वाले दिन वो बोलते हैं कि अब विजय सिंह पथिक इसको क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, अब इसके लिए वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम है ऊपर माल पंच बोर्ड। बैरीसाल एक गांव का नाम है और यहां पर वो एक ऊपर माल पंच बोर्ड बनाते हैं। Impressed by the bravery and unity of the farmers, Tilak not only wrote a newspaper column in his newspaper but also wrote a letter to Maharana Fateh Singh। देखो क्या हुआ, लोकमान्य जो तिलक है वो भी इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इंप्रेस होते हैं फार्मर्स की यूनिटी और ब्रेवरी को देख करके। तो उनका एक न्यूज़पेपर है, क्वेश्चन आ सकता है तिलक के न्यूज़पेपर का नाम बताओ, तो केसरी था उनका न्यूज़पेपर। उसमें वो एक कॉलम लिखते हैं और महाराणा फतेह सिंह जो मेवाड़ का उस समय राजा था उसको भी एक लेटर लिखते हैं। कौन? लोकमान्य तिलक। That the royals of मेवाड़ made immense sacrifice for independence, कि जो मेवाड़ के जो राजा है ना उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए थे। He further stated that you yourself as a worshipper of freedom and it is a dishonor that the worshipper of freedom in your state are being put in the prison। तिलक ने कहा महाराणा फतेह सिंह को कि आपके राज्य में जो चाहते हैं कि स्वतंत्रता बनी रहे उनकी आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो और उनको आप जेल में डाल रहे हो। ऑन वन हैंड, इन ऑर्डर टू रिवाइव द बिजोलिया फार्मर्स, ए सॉन्ग पंछीरा कंपोज्ड बाई माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत गाया गया पंछीरा। क्वेश्चन आ सकता है पंछीरा किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। और पंछीरा है क्या? तो पंछीरा एक सॉन्ग है। किस लिए है ये सॉन्ग? टू रिवाइव द बिजोलिया फार्मर्स। बिजोलिया के जो किसान थे जिनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनके बीच में जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो जो टूटता जा रहा था, उसको दोबारा से रिवाइव, दोबारा से पुनर्जागृत करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने एक सॉन्ग कंपोज किया था। दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकर was also going from village to village to infuse the flame through his poems। ये एक पोइट थे, उन्होंने क्या किया, वो गांव से गांव गए और अपनी पोइम्स के थ्रू लोगों में जो ज्वाला है उसको दहकाने की दोबारा से कोशिश की। with the objective of inducting the spirit of nationalism in बिजोलिया young men। बिजोलिया के जो युवक लोग थे, बिजोलिया के जो यंग मैन थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव गए। पथिक एस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन नेम्ड उपरमाल सेवा समिति। अब देखो विजय सिंह पथिक को यह लाया जा चुका था साधु सीताराम दास के द्वारा, तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया उपरमाल सेवा समिति और एक पंचायत पेपर उपरमाल का डंका, इस नाम से उन्होंने एक पंचायत पेपर भी वो क्या करने लग गई, पब्लिश करने लग गई। तो ये उपरमाल का डंका क्या है, एक पंचायत पेपर था जो विजय सिंह पथिक ने स्टार्ट किया था। अब इस मूवमेंट को विजय सिंह पथिक ये चाहते थे कि पूरे देश में ये मूवमेंट फैले, पूरे देश में लोगों को पता हो कि बिजोलिया में कोई आंदोलन चल रहा है। तो पथिक ने एक सिल्वर ब्रेसलेट भेजा गणेश शंकर विद्यार्थी को, और गणेश शंकर विद्यार्थी का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था प्रताप। तो देखो ये न्यूज़पेपर और उसके जो मतलब एडिटर हैं उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। प्रताप में प्रताप के लिए भेजता है। ये जो प्रताप जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश होता था कानपुर से, उसके लिए मतलब पथिक ने ये न्यूज़ भेजी कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करो। अब गणेश शंकर विद्यार्थी वो ब्रेसलेट एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं इस मूवमेंट को सपोर्ट करने की। ये जो प्रताप न्यूज़पेपर था जो गणेश शंकर विद्यार्थी का था, वो इस मूवमेंट को नेशनल आइडेंटिटी प्रदान करता है। मतलब बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट को नेशनल आइडेंटिटी किसने प्रदान की? तो प्रताप न्यूज़पेपर ने। और प्रताप न्यूज़पेपर किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मूवमेंट ऑफ मेवाड़ इन प्रेमचंद नोवेल रंगभूमि। प्रेमचंद का एक नोवेल है रंगभूमि, उसमें भी रिफ्लेक्शन दिखता है। मतलब इसकी जो प्रतिबिंब है कि बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था उससे रिलेटेड कहानी प्रेमचंद के नोवेल रंगभूमि में भी दिखती है। तो प्रेमचंद के नोवेल का नाम रंगभूमि, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1919 में क्या होता है, उदयपुर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य इन ऑर्डर टू लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ बिजोलिया फार्मर्स। उदयपुर की जो गवर्नमेंट है वो एक कमीशन नियुक्त करती है। मांडलगढ़ का जो
मांडलगढ़ का हाकिम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। उसके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाती है कि आप जाओ और किसानों की, बिजोलिया के किसानों की जो भी परेशानी है ना, उनको सुनकर के आओ। द कमीशन एडवोकेटेड various recommendation for the benefit of farmers but as the मेवाड़ गवर्नमेंट didn't pay attention to them। बिंदुलाल भट्टाचार्य जी बहुत सारी सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन मतलब सिफारिश करते हैं कि ये आप कर सकते हो किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए, उनको लाभ देने के लिए, लेकिन जो मेवाड़ की जो गवर्नमेंट है वो इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। इसलिए जो मूवमेंट है वो रेगुलर चलता रहता है। अब देखो, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बिलीव्ड द क्विक अलायंस शुड बी मेड विद बिजोलिया किसान पंचायत, अदरवाइज द पीजेंट मूवमेंट में टेक ए वायलेंट फॉर्म इन राजपूताना। ये जो ऑफिसर्स हैं वो चाहते हैं कि एक अलायंस बनाओ इन किसानों के साथ में, नहीं तो क्या होगा कि ये पीजेंट मूवमेंट है वो पूरे राजपूताना में फैल जाएगा और एक हिंसक रूप ले सकता है। तो इसलिए इसको शांत करने के लिए, बिजोलिया मूवमेंट को शांत करने के लिए एक हाई कमेटी बनती है। रॉबर्ट हॉलैंड जो उस समय एजीजी थे राजस्थान के, उनकी चेयरमैनशिप में एक बहुत बड़ी कमेटी बनती है। 1922 में जो रॉबर्ट हॉलैंड है वो फार्मर्स के साथ में मीटिंग करते हैं और 35 प्रकार के टैक्सेज को वेव कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो एस्टेट में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, मतलब वहां के जो जागीरदार हैं उनके बीच में कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से जो ये अलायंस हुआ था वो परमानेंट फॉर्म में नहीं आ पाता है। मतलब जो भी किसानों के साथ वादे किए गए थे ना कि 35 प्रकार के टैक्स आपसे यहाँ हटा दिए जाएंगे, वो नहीं किया जाता है। 1927 में इन अपोजिशन टू न्यू arrangement of high rates of land revenue, the farmers left their cultivated land as advised by Vijay Singh Pathik to pressurize the state government। धीरे धीरे क्या होता है कि जो लैंड रेवेन्यू के ऊपर हाई रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि जो किसान हैं उनको ये सलाह दी जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा कि आप अपनी जो जमीन है ना उसको छोड़ दो। But contrary to the farmers' belief, when the estate sought to auction this land, it got new farmers who were ready to claim that land. Pathik was blamed to be responsible for making the farmers leave their cultivable land, after which he detached from the movement. The farmers continued the movement to get their land back. It continued till 1941। क्या होता है 1927 में विजय सिंह पथिक बोलता है कि आप अपनी जो लैंड है ना उसको छोड़ दो। लेकिन किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि देखो, यहाँ के जो जागीरदार हैं, जो सरकार है मेवाड़ की, वो तो इसका ऑक्शन कर देगी, नीलामी कर देगी। अब जब नीलामी करेगी तो नए जो किसान है वो तैयार बैठे हैं कि आप हमें दे दो ये खेती, तो इससे क्या होगा, हमारी तो जमीन भी चली जाएगी, जो भी हमारी इनकम है वो चली जाएगी। तो बाद में जो पथिक है वो छोड़ देता है इस मूवमेंट को, वो उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो किसानों को उनकी जमीन छोड़ने के लिए प्रेशराइज करता है। ये जो मूवमेंट है वो 1941 तक रेगुलर चलता रहता है, जब तक वो अपनी लैंड को वापस नहीं गेन कर लेते। ठीक है।